दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, करप्शन से मुल्क को शदीद खतरा लाक है। मुल्क में एक तरफ से इंतहा पसंद आम पाकिस्तानियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के सर तन से जुदा करके फुटबॉल खेलते हैं। कोयटा, पिंडी, शिकारपुर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के शहरों में इंतहा पसंदी हमले आवर है। पेशावर के स्कूल में 160 बच्चों को इंतहा पसंद दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया। शिकारपुर में मासूम लोगों का खून बहाया गया। बल्दिया फैक्ट्री में 260 के करीब लोगों को जिंदा जला दिया गया। और दूसरी जानिब कराची में 2 दिन पहले MQM की ऑफिस 90 पे छापे में जो हथियार बरामद हुए हैं, जो टारगेट किलर्स और दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, वो सारे पाकिस्तान को पहले से ही मालूम होने के बावजूद दोबारा चौंका देने के लिए काफी है। MQM ने उस छापे के बाद एहतजाज का सिलसिला शुरू किया है। मैं MQM की क़यादत से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। कौमी अवामी तहरीक की सेंट्रल कमेटी पूछना चाहती है MQM से कि बताएं कि सुहेल मोटा, मुल्ला फरहान, उबैद केटू, मोहब्बत सिंध रैली पे हमले का मास्टरमाइंड कामरान, इमरान, आमिर, दूसरे शख्स वहां क्या कर रहे थे। बताया जाए कि 90 पे लाइट मिशन गन्स क्यों थी। बताया जाए कि वहां सब मिशन गन्स क्या कर रही थी। G3 राइफल्स क्यों थी। बताया जाए कि क्या जरूरत पेश आई MQM को कि 90 पे टेलीस्कोप्स थे जो शूटिंग के लिए यूज होते हैं, स्नाइपर कत्ल करने के लिए, दूर से निशाना बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाकी टाकी क्यों थे। बताया जाए कि MQM के मरकज पर साइलेंसर वाले हथियार क्या कर रहे थे। अपने तहफ्फुज के लिए कभी सुना है किसी ने दुनिया में कि साइलेंसर लगा के हथियार इस्तेमाल करें। अपने तहफ्फुज करने वाले तो अपने हथियारों का और ज्यादा शोर गुल और धमाका चाहते हैं ताकि हमलेआवर भाग जाए। साइलेंसर लगा के दूसरों पे हमला किया जाता है, साइलेंसर लगा के दूसरों को कत्ल किया जाता है। बताया जाए कि वली खान बाबर कत्ल केस का मुलजिम वहां पे क्या कर रहा था। बताया जाए कि आमिर, जिसने मोहब्बत सिंध रैली को मास्टरमाइंड किया, वो सेक्टर इंचार्ज, रणछोड़ लाइन कातिल वहां क्या कर रहा था। मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं मीडिया के तवस्सुत से, पाकिस्तान के सहाफियों से, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज से, पाकिस्तान के लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज से कि क्या हुआ 12 मई के कातिलों का। क्यों नहीं आई वो रिपोर्ट्स JIT की कि 22 मई के कातिल कौन थे और उन्होंने क्यों किया ये। रणछोड़ उसका बोल्टन मार्केट, नश्तर पार्क, वकील जिंदा जलाना, 12 मई को वकीलों को और आम शहरियों को निशाना बनाना, कारसाज में बिजली बंद करके बेनजीर साहबा के काफिले पे हमला करवाने की मंसूबाबंदी। MQM जवाब दे कि तमाम उंगलियां MQM की जानिब क्यों उठती हैं। MQM जो मजलूम होने का दावा कर रही है। अल्ताफ हुसैन साहब गुज़िश्ता 3 दिन से उनके अपने दफ्तर से कातिलों की गिरफ्तारी के बाद वजाहतें जो पेश कर रहे हैं। पहले तो अल्ताफ हुसैन साहब बताएं कि जो उन्होंने वजाहत की है। उन्होंने कहा है अल्ताफ हुसैन साहब ने कि जिस तरह मैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर आ गया हूं, इस तरह दूसरे लोग छुप क्यों नहीं गए। क्या यह एतराफ जुर्म नहीं है कि पार्टी का सरबराह बैठ के आया लतीफ अली जो कहे दूसरे लोगों को कि मैं छुप के चला गया हूं साउथ अफ्रीका या जर्मनी, आप क्यों नहीं छुप गए। और अपने लोगों को कहा जाए कि तुम क्यों बैठे थे अवामी तहरीक के ऑफिस पे, तुमने जब ये जराइम किए तो छुप जाते। यानी उनको ये मशवरा नहीं दिया जा रहा कि आपने ये जुर्म किया है, आप अपने आप को कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने पेश करें। उनको मशवरा क्या दिया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि तुम छुप क्यों नहीं गए, तुमने दूसरे लोगों को क्यों फंसवाया, तुम खुद रूपोश हो जाते। तो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं MQM से कि तमाम उंगलियां 1986 से लेकर आज तक MQM की जानिब क्यों उठती। नश्तर पार्क वाक़े के लिए सुन्नी तहरीक किसी और की जानिब निशानदेही क्यों नहीं करती। क्यों नहीं बोल्टन मार्केट की उंगलियां कहीं और उठती। 12 मई को शहीद होने वाले ANP के कारकुनान
कौमी अवामी तहरीक के नवाज कंदरानी, पीपल्स पार्टी के कारकुनान, इन सब की निशानदेही एमक्यूएम की जानिब क्यों होती है? पीटीआई की लीडर जोहरा शाहिद के कातलों की निशानदेही एमक्यूएम की जानिब क्यों होती है? मैं दोस्ताना और सियासी अंदाज से सवाल पूछना चाह रहा हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो वकील जिंदा जलाए गए उनके वर्सा क्यों कहते हैं कि उन पे केमिकल फेंक के जिंदा जलाने वाले एमक्यूएम के कारकुनान थे? क्यों कहा जाता है कि मेजर कलीम को अगवा करके तशद्दुद करने वाले एमक्यूएम के थे? क्यों कहा जाता है कि जो बस का हादसा हुआ मलीर में, जिसमें लोगों को जिंदा जला दिया गया, वो एमक्यूएम की हड़ताल और यौम शोक का दिन था, और उसी शाम सिंध के अंदरून सिंध के मुख्तलिफ अजला के लोग जो कंदकोट और शिकारपुर और जैकबाबाद के अपने एक शहर कराची से ट्रेवल करके जाने वाले थे, उनको उसी किस्म के केमिकल की नौयत से क्यों जलाया गया जिस किस्म का केमिकल बल्दिया साने में यूज हुआ? किसी और पार्टी पे क्यों इल्जाम नहीं लगता कि बल्दिया साने के बल्दिया फैक्ट्री से किसी और पार्टी ने, कौमी अवामी तहरीक ने, पीपल्स पार्टी ने, एएनपी ने, पीटीआई ने, नवाज लीग ने भत्ता मांगा हो? क्यों एमक्यूएम ही भत्ता मांगती है? कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए कैंपों पे हमले करने वाले कौन होते हैं? डॉक्टर परवेज को किसने मारा? जमा इस्लामी के लीडर को, एक बहादुर और गयूर नौजवान को किसने कत्ल किया? डॉक्टर परवेज को। बताया जाए कि पीपल्स पार्टी के मुनव्वर सोहरवर्दी को कत्ल करने वाले कौन थे? क्यों पीपल्स पार्टी के कारकुनान, लीडरशिप और वर्सा कहते हैं कि मुनव्वर सोहरवर्दी को एमक्यूएम ने कत्ल किया? बताया जाए कि अब्दुल्ला मुराद बलोच को कत्ल किसने किया? और पीपल्स पार्टी जो प्रोटेक्ट कर रही है, मैं जरदारी साहब से पूछना चाह रहा हूं, जरदारी साहब, आपकी जोजा, हमारी बहन बेनजीर भुट्टो जब कराची उतरी, उनके उतरने में जो रुकावट सिंध हुकूमत बनी, उसकी इत्तेहादी कौन सी पार्टी थी? एमक्यूएम थी, और पीपल्स पार्टी की मुखालिफों की हुकूमती टीम थी। और कारसाज पे आपकी अहलिया, हमारी बहन के काफिले पे जब हमला हुआ, उस वक्त कारसाज पे जो बत्तियां बंद की, उस वक्त म्यूनिसिपल गवर्नमेंट कराची में एमक्यूएम की थी। एमक्यूएम की हुकूमत के होते हुए आपकी अहलिया पे हमला हुआ, आपके मुनव्वर सोहरवर्दी और अब्दुल्ला मुराद कत्ल हुए, आपके लोगों को आपके पार्टी के पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के उस वक्त के सदर डॉक्टर नजीब को ज़बह करके कत्ल किया गया। और आप उस पार्टी के मरकज पे 90 पे लॉ एनफोर्सिंग इदारे छापा मारते हैं और आप उनकी आके एडवोकेसी करते हैं। डूब मरने का मुकाम है मेरे लिए और पीपल्स पार्टी के कारकुनान और लीडरशिप के लिए कि सिंध के लोगों के वोट का झूठा दावा करने वाली पार्टी, जिसके अपने कारकुनान और लीडरशिप को कत्ल किया गया बहिमाना तौर पर, वो आके डिफेंड कर रही है कि छापा क्यों लगा। उनको तो कहना चाहिएगा कि बिस्मिल्लाह, आए हमारी सफों में भी कहीं भी कातिल और दहशतगर्दों, उनको गिरफ्तार करें। मैं सवाल पूछता हूं एमक्यूएम की क़यादत से कि एक उर्दू बोलने वाले हकीम सईद को किसने कत्ल किया? नवाज शरीफ की हुकूमत का जो गवर्नर था हकीम सईद, जो हमदर्द जैसे इंस्टीट्यूट का सरबराह था, जिसने कराची के लाखों लोगों का इलाज किया, जिसने नौनिहाल जैसे बच्चों के रिसाले निकाले, हकीम सईद जो पाकिस्तान के लोगों के लिए मोहब्बत का, रिसर्च का, इल्म का एक मरकज था, उस हकीम सईद को किसने कत्ल किया और वो निशानदेही एमक्यूएम के सामने तरफ क्यों गई? मैं सवाल पूछता हूं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कि हकीम सईद के कत्ल में मुलविस जिस शख्स की तरफ उंगलियां उठी, वो गवर्नर क्यों है अब तक? इशरतुल इबाद की तरफ निशानदेही हुई थी हकीम सईद के कत्ल की, वो इशरतुल इबाद 12 साल से मुशर्रफ का तोहफा करके हमारे सरों पे क्यों बिठा दिया गया है? क्यों ये कंप्रोमाइज किया जाता है कि जिस शख्स की तरफ निशानदेही हुई हकीम सईद कत्ल केस की, वो आपका गवर्नर बना हुआ है? पाकिस्तान के लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं सवाल पूछता हूं, कौमी अवामी तहरीक की लीडरशिप सवाल पूछती है कि बताएं कि तकबीर के एडिटर और उम्मत के एडिटर सलाहुद्दीन को कत्ल किसने किया? बताएं कि जुर्रत और कौमी अखबार के लीडर को बुला के अपने कदमों में बिठाकर उससे माफी 90 पे किसने मंगवाई? बताएं कि पाकिस्तान की एक सफ़े अव्वल की गुलकारा नाजिया हसन को अगवा करके कौन सी ऑफिस में कैद किया गया और उसकी बेहुरमती की गई? बताएं कि आज टीवी की ऑफिस का घेराव किसने किया और तलत हुसैन और पाकिस्तान के दूसरे एंकर्स जब प्रोग्राम कर रहे थे, किसको छुप के बैठना पड़ा? सिंधी चैनल्स के ऑफिस का घेराव किसने किया? दो चांडियो, अरबाब चांडियो जो रेलवे स्टेशन के ट्रैक पे झुके हुए डब्बों के पीछे झुक के 12 मई की कवरेज कर रहे थे, उन पे सीधी गोलियां कौन चला रहा था? पहलवान गोट की छत से गोलियां कौन चला रहा था?
کون بیٹھ کے ڈی جی رینجرز اور کور کمانڈر اور دوسری لیڈرشپ کو للکارتا ہے اور ان کی خلاف ایک غیر مہذب زبان استعمال کرتا ہے؟ بے نظیر کے خلاف غیر مہذب زبان کس نے استعمال کی؟ رسول بخش پلیجو کے خلاف غیر مہذب زبان کس نے استعمال کی؟ ولی خان کے خلاف کس نے کی؟ غوث بزنجو، اکبر بگٹی، عطا اللہ مینگل کے خلاف کس نے کی؟ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف اور عمران خان کے خلاف غیر مہذب زبان اور ان پہ ایک انتہائی گھناؤنے الزام کس نے لگائے؟ کون سی پارٹی ہے؟ الطاف حسین صاحب، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو، کون سی پارٹی ہے جس کے خلاف آپ نہیں لڑے ہوئے؟ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے قتل کیے، ان کے خلاف سازشوں کا حصہ بنے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوئے، سندھ کے نیشنلسٹوں پہ الزام لگے، سندھ کی نیشنلسٹ کراچی میں جلسے اور جلوس نکالتے ہیں، قومی عوامی تحریک نکالتی ہے، ان کی 22 مئی کی ریلی پہ حملہ ہوتا ہے۔ سندھ کے نیشنلسٹوں کے خلاف آپ کے لوگ ان کے جلسے اور جلوسوں میں ہتھیاروں کے ساتھ پکڑے گئے حملے کی کوشش میں۔ آپ کی لیڈرشپ نے پیر صاحب پاگارا کے گھر پہ حملہ کیا اور کنگری ہاؤس پہ راکٹ لانچر چلائے 88 اور 90 اور 93 کی دہائی میں۔ کون سی لیڈرشپ ہے؟ نواز شریف کے وکلا کو چن چن کے آپ نے قتل کیا، پی ٹی آئی کے کارکنان کو قتل کیا، جماعت اسلامی کی صفیں بچھا دی قتل کرنے کی، سنی تحریک کی صفیں بچھا دی قتل کرنے کی، جے یو پی کے لوگوں کو چن چن کے مارا، جے یو آئی کے لوگوں کو چن چن کے مارا۔ پاکستان کی کون سی پارٹی ہے جس کے لوگوں کو قتل نہیں کیا، جن کے لوگوں کو چن کے نہیں مارا؟ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے تجارت پیشہ لوگوں سے، آپ کے تجارت کو، آپ کے کاروبار کو روز ہڑتالوں اور یوم سوگ کے نام پر کون بلیک میل کرتا ہے؟ آپ سے بھتے کی پرچیاں کون لیتا ہے؟ کراچی کی ناظمی سب سے زیادہ کس کے پاس رہی ہے؟ ہمارے بھائی روز آ کے میڈیا پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار کے ظلم ہو گیا۔ فاروق ستار آپ بتائیں اور مصطفی کمال آپ بتائیں کہ آپ کے دور میں لیاری میں کون سا کام ہوا؟ آپ کے دور میں سوراب بورڈ کے پشتون ماؤں، بچوں اور بہنوں کو کون سا ترقیاتی منصوبہ ملا؟ ابراہیم حیدری کو کیا ملا؟ سچل گوٹھ کو کیا ملا؟ شانتی نگر کو کیا ملا؟ گلشن حدید کو کیا ملا؟ آپ بتائیں کہ مواج گوٹھ کو اور گداب کو کیا ملا؟ ملیر کو کیا ملا؟ کون سا ترقیاتی کام کرایا؟ ایک مخصوص حلقے میں بیٹھ کے آپ جو سائیکل پہ چلتے تھے، آپ جو ٹھیلا لگانے اور گنے کی مشین سے جوس نکالنے کے کام پہ لگے ہوئے تھے، وہ ارب پتی بن گئے، ان کے دبئی میں اور میڈرڈ میں اور ایج ویئر میں اور ساؤتھ افریقہ میں محل بن گئے، اور پاکستان کے لوگوں کو کیا ملا؟ اس لیے وقت آ گیا ہے کہ اکراس دی بورڈ ٹرانسپیرنٹ آپریشن ہونا چاہیے۔ یہ جو رینجرز آپریشن کر رہا ہے، رینجرز کی اس آپریشن کا مینڈیٹ رینجرز کو کس نے دیا ہے؟ رینجرز کی آپریشن کا مینڈیٹ دیا ہے ایپیکس کمیٹی میں، اس کو دیا ہے پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف اتفاق رائے میں، جس میں پیپلز پارٹی شریک ہے، جس میں پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی تمام شریک ہیں۔ میں اپریشیٹ کروں گا جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کے رول کو، پی ٹی آئی کے قائد عمران خان صاحب کے رول کو، چودھری نثار کے رول کو، خرم دستگیر کے رول کو، عبد القادر پٹیل اور لیاری کے دوسرے لوگ، عزیر جان بلوچ اور دوسرے جو پہلے کافی عرصے سے نشاندہی کرتے آئے، شاہی سید اور اسفندیار ولی کے رول کو، جو تمام لوگ کہتے ہیں کہ آئیں اگر ہماری صفوں میں دہشت گرد ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں قومی عوامی تحریک کی جانب سے، اگر ہماری صفوں میں کوئی ٹارگٹ کلر دہشت گرد ہے، پہلے اس کو گرفتار کریں، وہ ایاز لطیف پلیجو کا بھائی ہو یا کزن ہو یا بیٹا ہو، اگر وہ دہشت گرد ہے، اس پہ ایف آئی آر ہیں، اس کو سزا آ چکی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اکراس دی بورڈ آپریشن ہونا چاہیے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 10 اور 10(a) کی ٹرانسپیرنسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کے خلاف جھوٹی گواہیاں نہیں بنانی چاہیے، ہر کسی کو اپنے دفاع کا حق ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ مقدمہ چلا کے قاتلوں اور دہشت گردوں کو سزا ملنی چاہیے۔ میں ایم کیو ایم سے پوچھ رہا ہوں کہ نیٹو کے کنٹینرز کے ہتھیار آپ کی صفوں میں سے کیوں مل رہے ہیں؟ اور جو نیٹو کی طرف سے آ کے وضاحتیں کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وکی لیکس میں آ چکا ہے کہ ان کی قیادت نے کہا ہے، ان ممالک کی قیادت نے کہا ہے وکی لیکس میں کہ 38,000 دہشت گرد ایم کیو ایم کے وہ ہماری صفوں کے لوگ ہیں، وہ کسی بھی وقت ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ عالمی طاقتیں بتائیں کہ وہ کراچی میں ریاست کے اندر ایک اور ریاست کیوں بنانا چاہتی ہیں؟ میں سندھ کے ان نیشنلسٹوں سے بھی سوال پوچھ رہا ہوں جو ایم کیو ایم کی قیادت کے آزادی کے لیے اور ان پہ مقدموں کے خلاف جا کے کراچی میں دھرنے مارتے ہیں، جو جا کے 9-0 پہ حاضریاں لگاتے ہیں، جو 9-0 کے تحفظ کے لیے صف اول میں ہوتے ہیں۔ میں ان نیشنلسٹوں سے پوچھ رہا ہوں کہ شہید عبدالرزاق سومرو سے لے کر
नवाज कनरानी से लेकर हमारी दिलेर बहन गजाला बतूल सिद्दीकी तक, सत्तार उन्नड़ और शब्बीर बुलेदी और एजाज बलोच और सरवर बलोच तक, और हजारों कारकुनान जो कौमी अवामी तहरीक के, जस्कम के, एसटीपी के, शहादत जरवार जैसे, मालिक नोहानी जैसे कारकुनान और अल्ताफ खासकेली जैसे खैरपुर में जो कत्ल किए गए दोहरे निजाम के खिलाफ, उन कारकुनान तक तमाम लोगों की माएं बहनें उन कौम परस्तों से सवाल पूछ रही हैं कि चंद पैसों के लिए, गुत्ते से मिलने वाले चंद बोतलों के लिए जो एमक्यूएम के तवस्सुत से आप लेते हैं, चंद प्रोटेक्शन के हजारों रुपए और लाखों रुपए के लिए आप एमक्यूएम के दहशतगर्दों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आप बताएं कि जो माएं बहनें कत्ल हो रही हैं उनके जराइम किसके खाते में डालें। मैं पीपुल्स पार्टी की क़यादत से पूछ रहा हूं, सेंट्रल कमेटी से, कि बिलावल भुट्टो होशू शीदी मरसू मरसू का नारा हैदराबाद के किले के कोने में टेबल पे लैपटॉप रख के और टैबलेट रख के नहीं लगा रहा था। वो म्याणी और दुबे की लड़ाइयों में मैदान में उतरा था चार्ल्स नेपियर के साथ। जिस वक्त सिंध में लोग ज़बह हो रहे हैं, शिकारपुर में लोग ज़बह हुए, बिलावल भुट्टो कहां था? मरसू मरसू का नारा लगाने वाले रहमान मलिक को भेज के एमक्यूएम से नेगोशिएट करके उनको इख्तियार में क्यों शामिल करते हैं? बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी जवाब दें। पीपुल्स पार्टी की क़यादत फरियाल तालपुर जवाब दे। पीपुल्स पार्टी की रजा रबानी जो बड़ा डेमोक्रेटिक बनता है, उस रजा रबानी की डेमोक्रेसी एक जगह, कल उसने सेनेट में जाके एमक्यूएम के मरकज पे छापे की मजम्मत की है। रजा रबानी, आपके भाई अब्दुल्ला मुराद और मुनव्वर सोहरवर्दी का खून आप भूल गए। आप अपनी कायद बेनजीर भुट्टो पे कारसाज पे किए गए हमले को भूल गए। आप आके एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेनेट में दाखिल होते, पहला बयान आपने न सिंधियों के दिया। रजा रबानी, पाकिस्तानी कौम पूछ रही है, सेनेट का चेयरमैन होते ही पहला बयान न सिंधी उन माओं के लिए दिया जिनके बच्चों को गुम करके कत्ल कर दिया गया। सिंध में 7-8 लाशें मिली हैं गुज़िश्ता 6 माह में। किसी एक बच्चे के लिए रजा रबानी ने एक लफ्ज कहा? वो माओं के बच्चे नहीं थे जो सिंध में जिनकी लाशें शाहराहों से और गाड़ियों से जलती हुई मिली हैं। उन माओं के बच्चों के लिए रजा रबानी ने एक लफ्ज कहा? टोबा टेक सिंह और झंग और फैसलाबाद और मुल्तान के भट्ठा मजदूरों के लिए एक लफ्ज कहा? एक लफ्ज किसी बलोच माँ के लिए कहा? एक लफ्ज किसी पश्तून माँ के लिए रजा रबानी ने या आसिफ जरदारी ने या बिलावल भुट्टो ने कहा? नहीं कहा। और रजा रबानी और आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो यकमुश्त होकर आवाज बुलंद कर रहे हैं कि 9-0 पे रेड क्यों हुआ है, बजाय इसके कि वो शाबाश देते डीजी रेंजर्स को, रेंजर्स की टीम को, कोर कमांडर कराची को, आईजी पुलिस को, एआईजी कराची को, उन सिपाहियों को पुलिस के और रेंजर्स के जो अपनी जान हथेली पे लेकर दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने जाते हैं। वो दहशतगर्दों की तरफ से सिफारा होते हैं पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले उन इदारों के लिए जो कराची में मौत के रक्स को रोकना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी गुजारिश कर रहा हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं पाकिस्तान की वफाकी पार्टीज को, और मैं गुजारिश कर रहा हूं पाकिस्तान की मीडिया को। मैं पाकिस्तान की मीडिया से भी सवाल पूछना चाह रहा हूं। उर्दू चैनल्स के मालिकान बताएं और डायरेक्टर करंट न्यूज बताएं कि जब अयाज लतीफ पलीजो और कौमी अवामी तहरीक की क़यादत 22 मई को अपने जिस्मों पे गोलियां बर्दाश्त करते हुए चल रही थी, उस वक्त पाकिस्तान की मीडिया लाइव कवरेज देने के बजाय कामरान खान कह रहा था कि ये कराची क्यों आए हैं, रहमान मलिक कह रहा था कि ठट्टा और बदीन से लोग कराची क्यों आते हैं। उस वक्त पाकिस्तान की मीडिया खामोश थी, किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला। फकत कुछ एंकर काशिफ अब्बासी जैसे, तलत हुसैन जैसे वो बोल रहे थे, बाकी एंकर मुईद पीरजादा जैसे कुछ लोग बोल रहे थे, इफ्तिखार जैसे कुछ लोग बोल रहे थे, बाकी एंकर्स गुम हो गए थे उस वक्त। और अब जब 9-0 से असला बरामद हो रहा है तो कहां है वो चैनल्स, कहां है वो मालकान? वो बजाय दहशतगर्दों से सवाल पूछें कि 9-0 पे असला क्यों था, वो रेंजर्स से जवाब तलब कर रहे हैं। वो बजाय इसके कि अल्ताफ हुसैन से सवाल पूछें कि सोहेल मोटा आपके पास क्यों था, फरहान मुल्ला क्या कर रहा था, आपके पास क्या कर रहा था आमिर जो रणछोड़ लाइन का सेक्टर इंचार्ज, और क्या कर रहा था आपके पास वो दहशतगर्द उबैद केटू। वो पूछ रहे रेंजर्स से कि आपने छापा क्यों मारा। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स और मालिकान तारीख याद रखेगी कि जब ओबावड़ों पे कौमी अवामी तहरीक और पीपल्स पार्टी मिलकर सिंध के पानी के लिए धरना लगा रहे थे, जब हम बेदारी मार्च कर रहे थे 8 दिनों में सिंध के 99 शहरों में, जब हम दोहरे निजाम के लिए सिंध भर में हड़तालें कर रहे थे, तब 1 सेकंड की फुटेज चलाते हुए आपको 10-10 दफा कहना पड़ता था, और आप 3-3 घंटे लाइव तकारीर चलाते हैं दहशतगर्दों के तहफ़्फ़ुज़ में। मीडिया अपना किबला दुरुस्त करे, 19 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ खड़ी हो, पुरअमन पाकिस्तानियों के साथ खड़ी हो,
दहशत गर्दों का तहफ़्फ़ुज़ न करे, खौफजदा होकर दहशत गर्दों के मौक़िफ़ को अपने चैनल्स पे लाइव न चलाए, उन माओ बहनों का ख्याल करे जिनके माए बहनों से बच्चे, उनके बेटे छिन गए। मैं एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को कह रहा हूं, जिस तरह बल्दिया वाक़े की JIT सालों के बाद आई, आप JIT ले आए 12 मई की, 22 मई की, आप JIT ले आए बोल्टन मार्केट की, कारसाज की, आप JIT ले आए उन तमाम वाक़यात की जिनमें बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया है। और कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई कंप्रोमाइज, किसी दबाव को कबूल मत करें। लॉ एनफोर्सिंग इदारों, पुलिस, रेंजर्स, तमाम कंसर्न इदारों, आप कोई कंप्रोमाइज मत कीजिएगा, आप हुकूमत का कोई दबाव मत कबूल कीजिएगा। इस शहर की माएं पूछ रही हैं कि कराची क्यों नहीं ताकत बन सकता पाकिस्तान की इकोनॉमिक, क्यों दुबई नहीं बन सकता, क्यों सिंगापुर नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता वैंकूवर, क्यों नहीं बन सकता लंदन और न्यूयॉर्क, क्यों नहीं बन सकता इस्तांबुल और बेंगलोर, क्यों नहीं बन सकता कुआलालंपुर और जकार्ता। कराची बन सकता है, सिंध बन सकता है, पाकिस्तान बन सकता है। सिंध 72% गैस देता है पाकिस्तान की, सिंध 58.5% पाकिस्तान का पेट्रोल देता है। सिंध के पास 6th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है। सिंध पाकिस्तान की 70% से ज्यादा टैक्सेस देता है। सिंध पाकिस्तान के तमाम GDP में अहम कंट्रीब्यूटर है। उस सिंध के मुआशी हब कराची को तबाह कर दिया गया है। वहां सिंधी माओं के बच्चे NED में, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं सकते। वहां कारपोरेट सेक्टर सिंधी बच्चों को नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। वहां पश्तून और बलोच बच्चे ज़िबा होते हैं। वल्यारी के नौजवानों को चुन चुन के कत्ल किया जाता है। किचरे के ढेर से खुराक के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए थैलियां चुनने वाले नीली आंखों वाले खूबसूरत पश्तून बच्चों को उठा के कत्ल कर देते हैं दहशतगर्द, और पाकिस्तान का मीडिया और रियासत खामोश रहती है। वक्त आ गया है कि रियासत, जुडिशरी, मीडिया, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे हैं। वक्त आ गया है कि वे एक पेज पे खड़े होके दहशतगर्दों को बताएं कि दहशतगर्दों के खिलाफ हम सफारा होंगे। और दहशतगर्द सिर्फ वो नहीं जो MQM में है, दहशतगर्द मजहबी तंजीमों के पीछे छुपे हो, लिसानी तंजीमों के पीछे छुपे हो, फुरके वारियत के पीछे छुपे हो, जो मदरसों की आड़ में लोगों का खून बहाते हो, या जो असेंबली इराकीन के आड़ में और सेनेट के इराकीन के आड़ में लोगों को कत्ल करते हो। दहशतगर्द का कोई मजहब, कोई जुबान, कोई नस्ल, कोई कलर, कोई बैकग्राउंड नहीं होता। दहशतगर्द होता है। उसके खिलाफ ये जो मैंडेट आपको दिया है पाकिस्तान के अवाम ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कराची में अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन होना चाहिए, डीवेपनाइज किया जाए कराची को, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जाए और पुलिस में से दहशतगर्दों के लोग निकाले जाएं। मैं मुतालबा कर रहा हूं कौमी अवामी तहरीक की जानिब से कि कराची में जो इलेक्शंस हुए उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नल एंड वॉइड डिक्लेयर करे। ये इलेक्शन झूठे हैं। आज साबित हो गया कि हथियारों के बलबोते पर ये जो बरामद हुए हथियार और दहशतगर्द, उन्होंने ठप्पे लगा के लोगों का मैंडेट यरगमाल बनाया। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कासिमाबाद में 72 पोलिंग जीतने वाले को हरा के 40 पोलिंग वाले को विक्टर दिखा के, फातेह दिखाकर, जिस तरह मैंडेट पीपल्स पार्टी में सिंध के दही इलाकों में यरगमाल किया धांधली के जरिए, इसी तरह हथियारों के जोर पर MQM ने कराची के मैंडेट को यरगमाल किया। इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके कराची में दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं और तमाम पार्टी को मौका दिया जाए कि वो इलेक्शन साफ और शफाफ तौर पर लड़ें। मैं गुजारिश करता हूं पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को क्या आए कराची में अपनी उर्दू बोलने वाली माओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उर्दू बोलने वाले हमारे भाई हैं। मेरा बचपन उर्दू बोलने वाली माओं, बहनों, भाइयों और बहनों के साथ गुजरा है। मुझे पता है कि वो कितने मोहब्बत करने वाले हैं। मुझे पता है कि गालिब और मीर, तकी मीर और दर्द और दाग और इब्ने इंशा जैसे लोगों के रास्तों पे चलने वाले, डॉक्टर अदीब रिजवी और इकबाल हैदर मरहूम जैसे लोगों के रास्ते पे चलने वाले लोग अमन पसंद हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। वो चाहते हैं कि कराची इकोनॉमिक तौर पर उस पर तरक्की हो। हमारी कराची में बसने वाली माएँ बहनें चाहती हैं कि वो क्लिफ्टन जा सकें, वो ज़ैनब मार्केट जाएं, वो रास्तों पे शाम को वॉक करें, वो खौफजदा ना हो कि मोबाइल फ़ोन अंदर छुपा के। कराची के लोगों की हालत तो पूछें। 2 मोबाइल साथ लेते हैं। एक मोबाइल जो 2000 रुपये वाला है वो हाथ में रखते हैं, दूसरा मोबाइल जो 15-20 हज़ार रुपये वाला है वो छुपा के रखते हैं कि किसी चौराहे पे कोई दहशतगर्द और गुंडा आके गन पॉइंट पे उनसे छीनेगा तो उसको वो 2000 रुपये वाला मोबाइल दे दें। गाड़ियां छिन रही हैं,
مائیں بہنیں اغوا ہو رہی ہیں. کوئی سرکل انچارج، زونل انچارج کسی کا رشتہ روک دیتا ہے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیتا ہے، کسی سے اس کا گھر کا قبضہ زبردستی کرائے کے نام پہ لے لیتا ہے. وہ مائیں بہنیں وہ تحفظ چاہتی ہیں، اردو بولنے والی مائیں بہنیں، پشتو بولنے والی، سندھی بولنے والی، ان سب کے ساتھ انصاف کیا جائے. ان بلوچ ماؤں کو تحفظ دیا جائے جن کے بچوں کو اغوا کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مقابلے میں مارا گیا. اس لیے میں کراچی کے لوگوں کی طرف سے، قومی عوامی تحریک کی سینٹرل کمیٹی کی طرف سے، سندھ کے لوگوں کی طرف سے پاکستان کی میڈیا کو اپیل کر رہا ہوں کہ خدا را صاف اور شفاف اور دلیرانہ کردار ادا کرے. میں گزارش کر رہا ہوں نواز شریف صاحب سے کہ کوئی کمپرومائز مت کیجیے گا. میں گزارش کر رہا ہوں آصف زرداری صاحب سے کہ وہ پہلے تو معذرت کریں کہ انہوں نے ایم کیو ایم کے تحفظ کے لیے وہ کیوں آئے میدان میں، اور فوراً رحمان ملک کو گرفتار کریں. رحمان ملک کو بھی اس کی جے آئی ٹی ہونی چاہیے، کیونکہ گزشتہ دور میں جو بھی جرائم ہوئے ایم کیو ایم کو پیٹرنائز رحمان ملک نے کیا ہے، خود اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت آئندہ قطع تعلق کرے کسی بھی دہشت گرد کو اپنی صف میں شامل کرنے اطاعت کرنے سے. اور میں ایاز لطیف پلیجو، جس نے آج سے کئی سال پہلے لندن کی اے پی سی میں یہ مطالبہ کیا تھا اس وقت موجود نواز شریف سے، اسفندیار ولی سے، قاضی حسین احمد سے، پیپلز پارٹی کے امین فہیم سے، صفدر عباسی، زاہد خان سے، جو تمام پارٹیوں کے نمائندہ فضل الرحمان، میں نے مطالبہ کیا تھا لندن کی اے پی سی میں 2007 میں، میاں نواز شریف کی طرف سے کال کی گئی اے پی سی میں. میں نے کہا تھا جب آپ سب کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی میں مشرف کے ساتھ ایم کیو ایم ہے تو اس کے ساتھ عہد کریں کہ جب تک ملیٹنسی ختم نہیں ہوتی، دہشت گردی وہ نہیں چھوڑتے، ان کے ساتھ آئندہ کوئی اتحاد نہیں ہوگا. اور سب پارٹیوں نے میرے اس پروپوزل پہ، نواز شریف صاحب نے میرے اس پروپوزل کو قبول کرتے ہوئے، انڈورس کرتے ہوئے اعلان کیا تھا. آئندہ اعلان کریں کہ جو پارٹی دہشت گردوں کے ساتھ ہوگی، جس میں ملیٹنٹ ونگز ہوں گی، جو ہتھیاروں کی سیاست کرے گی، جو پاکستان کے لوگوں پہ دباؤ ڈال کے ان سے جبری ووٹ لے گی، جو ان سے بھتے لے گی، ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. ان کو کسی اتحاد میں قبول نہیں کیا جائے گا، ان کو کبھی اقتدار میں شریک نہیں کیا جائے گا. ان پہ مقدمات چلائے جائیں گے، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور دہشت گردوں کو سزائیں ہوں گی. دہشت گردوں کو سزائیں دینے کے بجائے ان کو حکومت میں شامل کر کے میراث دینے کا سلسلہ بند ہوگا. میں پاکستان کی عدلیہ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ بے خوف ہو کے آئیں، وہ بہادر ہو کے آئیں، اور وہ صاف شفاف مقدمے چلاتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں. کسی کے ساتھ کوئی بھی اس قسم کی واقعہ نہیں ہونا چاہیے کہ لگے کہ ٹرانسپیرنٹ مقدمہ نہیں چل رہا. ٹرانسپیرنٹ مقدمہ ضرور چلے، مگر ٹرانسپیرنسی کے نام پہ مقدمات کو طول دے کر دہشت گردوں کو جیلوں میں بیٹھ کر جرائم کرنے کی اجازت نہ دی جائے. دہشت گردوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں اور ایک نیا پاکستان، ایک صوبائی خود مختاری والا پاکستان، ایک 1940 کی قرارداد کے بل بوتے پر اور اس کے دم خم پر پاکستان کی تمام اقوام کو برابر حیثیت دینے والا پاکستان، ریسورسز کی پراپر ڈسٹریبیوشن والا، پانی کی پراپر ڈسٹریبیوشن والا، عزت النفس برقرار رکھنے والا، آرٹیکل 9 اور 14 کے تحفظ کرنے والا پاکستان کے ہر شہری کی ڈگنیٹی کو برقرار رکھنے والا پاکستان، جس میں مائیں اپنے بچوں کو اسکول بیچ کے پر دروازے میں آنکھیں ڈال کے نہ بیٹھی ہوں کہ وہ پشاور کے اسکول اے پی ایس سے وہ واپس بھی آئے گا یا اس کی لاش آئے گی. وہ پاکستان بنانے کے لیے ہم ایک پیج پہ آئیں. برابری والے پاکستان بنانے کے لیے قومی عوامی تحریک پہلی صف میں ہوگی، اپنے بھائیوں کے ساتھ کندھا کندھا میں ملا کے چلائے گی. تھینک یو ویری مچ.